Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. Today lesson is about the specific enzyme that take place during the DNA replication. DNA replication एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनती है, उनके रेप्लिकॉन बनते हैं ताकि फर्दर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही प्रिसाइज प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर के अंदर बहुत स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं। अगर हम एक डीएनए रेप्लिकेशन को डिवाइड करें तो डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन का, फिर सेकेंड स्टेप होता है इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में उन स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोग ORIC कहते हैं जहां से डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। आफ्टर द इनिशिएशन डीएनए स्पेसिफिक एंजाइम्स वहां पे काम करते हैं और इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के बाद इलोंगेशन यानी कि सेकेंड स्टेप जिसमें डीएनए की कॉपीज का बनना शुरू होता है एंड जैसे ही कॉपीज बन जाती है थर्ड स्टेप यानी टर्मिनेशन आता है। तो इन तीनों स्टेप के अंदर अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन प्रोटीन्स की, उन एंजाइम्स की जो इनिशिएशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मेनली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के टर्म में उन एंजाइम की बात करने वाले हैं। यस, हमारे पास सबसे पहले हम उन एंजाइम्स को बात करने वाले हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पेसिफिकली बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो एंजाइम है, मान लीजिए मेरे पास डीएनए है और डीएनए आपको पता है डबल हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब डबल हेलिकल फॉर्म का कॉपी बनाना इट क्वाइट डिफिकल्ट। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होंगे वो एंजाइम अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो, जो इस डीएनए को अनवाइंड करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में बदलेंगे, है ना, ताकि हमारे लिए उस डीएनए का कॉपी बनाना इजी हो जाए। क्योंकि हमें ये पता है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए एक स्ट्रैंड ही है जो हमारा टेम्पलेट की तरह काम करेगा, जिससे हम लीडिंग स्ट्रैंड बनाते हैं, और दूसरा स्ट्रैंड जिससे हम लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं। ये सबसे पहला काम होता है डीएनए का अनवाइंड करना, ताकि हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मिल जाए और इनके ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम काम करके इसको डिकोड करके इसका रेप्लिकॉन बना सके, राइट। तो अब अनवाइंडिंग करना है, मतलब इस डीएनए की डबल हेलिक्स को ओपन करना होता है। तो यहाँ पर हेलिक्स नाम का एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो अनबाइंड करेगा डीएनए को, और इसको हम लोग डीएनए ए भी कहते हैं। यानी कि इस हेलिक्स एंजाइम का एक अलग नाम भी है जिसे हम कहते हैं डीएनए ए, राइट। अब जैसे ही इसका अनवाइंडिंग होता है, अब इसको इसी अनवाइंड स्टेट में कंटिन्यू रखने के लिए एक और प्रोटीन है जो डीएनए के ऊपर काम करता है, जिसे हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। बेसिकली ये प्रोटीन क्या करेगा, ये आपका डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर आपका हेलिक्स एंजाइम आके बाइंड किया और इसने दोनों स्ट्रैंड्स की यहाँ से अनवाइंडिंग कंडक्ट कराई, लेकिन इसको वापस से इसकी बाइंडिंग ना हो, ये अनबाइंड स्टेट में ही कंटिन्यू रह सके, उस चीज को इंश्योर करता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन डीएनए अनबाइंड होने के बाद उस पर्टिकुलर पोजीशन पर बाइंड करके उसकी वापस से रीबाइंडिंग को होने को स्टॉप करते हैं। यस, डीएनए की अनबाइंडिंग हेलिक्स कराता है और जैसे ही उसकी अनबाइंडिंग होती है एसएसबी उस पोजीशन पर आके बाइंड करता है ताकि रीएनेलिंग को वो इनहिबिट कर सके। फिर उसके बाद हमारा प्रोटीन आता है डीएनए बी। डीएनए बी प्राइमरी रेप्लिकेटिव हेलिकेज है। ये हेलिकेज की एक्टिविटी होती है, ये स्पेसिफिकली आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही काम कर रहे होते हैं, है ना। तो डीएनए बी प्राइमरी रेप्लिकेटिव हेलिकेज एंजाइम है, इसका काम भी अनबाइंडिंग का ही काम कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए सी एंड डीएनए जी, प्राइमेज की तरह काम करेंगे। अभी प्राइमेज क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो स्पेसिफिक एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन को कंडक्ट कराता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आपने इस एंजाइम के बारे में पढ़ा ही होगा, डीएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए का
पॉलीमराइजेशन कंडक्ट कराने वाला एंजाइम। इस एंजाइम की खास बात क्या होती है कि बाइंडिंग के बाद ये सिंगल स्टैंड पर बाइंड करेगा, बाइंडिंग के बाद इसको रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के प्राइमर की जरूरत पड़ती है, राइट। और ये प्राइमर भी कौन सा, ये प्राइमर आपका आरएनए और डीएनए दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट मैक्सिमम केस में ये एक आरएनए प्राइमर होता है ना। तो इस प्राइमर के लिए जो एंजाइम काम करेगा दैट इज प्राइमेज। तो फर्स्टली हेलिकेज की हेल्प से अनबाइंडिंग के बाद एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड करता है। एसएसबी प्रोटीन इनिशिएट करेगा कि रीएनेलिंग इनहिबिट हो सके, और एसएसबी प्रोटीन के बाद हमारा जो प्राइमरी एंजाइम है, रेप्लिकेटिव एंजाइम है, वो आके रिक्रूट होगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज के लिए जो प्राइमर बनाना है उस चीज को यहां पर कौन इंश्योर करता है, प्राइमेज, दैट इज डीएनए सी एंड डीएनए जी। अब आप देखते हैं कि एक प्राइमोसोम, एक कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है। जब आप डीएनए रेप्लिकेशन की स्ट्रक्चर फॉर्म में पूरा डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ एसएसबी प्रोटीन एंड प्राइमेज के आने के बाद वहां पर एक प्राइमोसोम बनता है। प्राइमोसोम एक कॉम्प्लेक्स है बेसिकली जो प्राइमेज और हेलिकेज के बीच में बनता है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज इलोंगेशन। यहाँ पर इलोंगेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेकन है, हम यहाँ पे सिंगल एल यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यस, सेकेंड स्टेप जो होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब कोई चीज यहाँ पर इलोंगेट हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो इलोंगेट हो रहा है। अब इस स्टेप के अंदर हमें कौन से एंजाइम चाहिए, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन के अंदर अनबाइंडिंग होना, रीएनेलिंग को इनहिबिट करना, यही हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। सेकेंड स्टेप इलोंगेशन स्टेप के अंदर डीएनए का रेप्लिकेट जो बनना है उसका इलोंगेट होना, एक्चुअल में रेप्लिकेट होना इसी स्टेप में कंडक्ट होता है। तो इस स्टेप में हमें प्राइमरी रेप्लिकेटिव एंजाइम भी चाहिए, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। और प्रोकैरियोट के केस में हमने पढ़ा है, लास्ट लेसन में भी हमने डिस्कस किया है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ भी है, लेकिन हम फोर्थ एंड फिफ्थ का फंक्शन एज सच डिस्कस नहीं करते। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो हमारा प्राइमरी रेप्लिकेटिव एंजाइम है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों रेप्लिकेटिव है, बट उसी कंडीशन में काम करते हैं जब सेल के पास डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एब्सेंट होता है, अदरवाइज उनका फंक्शन होता है रिपेयर का, ठीक है। फिर हमारा एसएसबी प्रोटीन इस स्टेप में भी काम करने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डीएनए पॉलीमरेज तो काम कर रहा है, लेकिन अनबाइंडिंग भी तो इंश्योर करनी है ना, कहीं वापस से उसका रिकॉइलिंग ना हो जाए, इस चीज के लिए एसएसबी प्रोटीन थ्रू आउट द रेप्लिकेशन के प्रोसेस काम करता है, राइट। एसएसबी प्रोटीन के अलावा यहाँ पर डीएनए गाइरेज काम करता है और डीएनए लाइगेज काम करता है। अब इन दोनों का क्या मेजर फंक्शन है वो डिस्कस करते हैं। डीएनए गाइरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास ये एबिलिटी है कि ये सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस कराता है। मान लीजिए मेरे पास जो ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकेज की हेल्प से और एसएसबी की हेल्प से हमने ये चीज तो इंश्योर कर ली कि अनबाइंडिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी कि किसके एक दूसरे एंड के ऊपर से भी तो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही तो प्रेजेंट है। ओहो, यस, राइट। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर सुपर कॉइलिंग भी तो हो सकती है ना। सो उस चीज को इंट्रोड्यूस कराना किसका काम है, डीएनए गाइरेज का। नेगेटिव सुपर कॉइल को इंट्रोड्यूस कराना, पॉजिटिव सुपर कॉइल को इंट्रोड्यूस कराना किसका काम है, डीएनए गाइरेज का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। फिर उसके बाद डीएनए लाइगेज आता है। डीएनए लाइगेज मेनली लाइगेट करने का काम करता है। लाइगेट मतलब चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। सो इट फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड together by catalyzing the formation of phosphodiester bond, क्योंकि हमें पता है डीएनए का जो मेजर बॉन्ड है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इसके फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हो रही है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में तो हमें एक सिंपल सा स्ट्रैंड मिल रहा है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में हमें छोटे 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 ओकाज़ों फ्रेगमेंट मिलते हैं, उनके बीच में डीएनए लाइगेज काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ देता है ना। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया, इनिशिएशन के टाइम पे रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने से पहले जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो एंजाइम काम करेंगे, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट से पहले जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो सब काम करेंगे। इलोंगेशन वाले स्टेप में वो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन को कंडक्ट कराते हैं। अब मान लीजिए इलोंगेशन स्टेप में मेरा पूरा टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसका कॉपी बन गया है, अब मुझे डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप करना है,
तो उस कंडीशन में हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है, दैट इज डीएनए टर्मिनेशन, या डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन, जब टर्मिनेशन की बात आती है तो यहां पर एक स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है जिसे हम कहते हैं टस, टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन, और टोपोआइसोमेरेज 4। तो ये दो स्पेसिफिक एंजाइम हैं जो डीएनए टर्मिनेशन में काम करते हैं, डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4 एंड टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन। और इनका फंक्शन हुआ वो आप जब डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से डिटेल मैनर में स्टडी करोगे देन डेफिनेटली आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के फॉर्म से हम ये समझते हैं कि जो एंजाइम अभी हमने डिस्कस किए उनका प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरीके से उनका मेजर फंक्शन है। ठीक है, उनकी कितनी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, ऑलरेडी हम लोग फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम इस टेबल के फॉर्म से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था डीएनए ए प्रोटीन, जो कि इनिशिएशन के स्टेप में आता है। इसकी एक सिंगल सब यूनिट होती है और इसका काम है सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ओराइसी प्रेजेंट होता है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। अब उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी सिर्फ डीएनए ए प्रोटीन के पास ही प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन के इनिशिएशन से पहले डीएनए ए का रिक्रूटमेंट होता है ताकि वो ओराइसी को आइडेंटिफाई कर सके और डुप्लेक्स को ओपन कर सके उन स्पेसिफिक साइट से, क्योंकि अगर किसी और साइट से अगर आपका डुप्लेक्स ओपन होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डीएनए रेप्लिकेशन एरर वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। फिर हमने डीएनए बी प्रोटीन की बात करी थी जो हमारा मेजर हेलिकेज एंजाइम है, और हेलिकेज का फंक्शन तो आप सभी को पता है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए सी प्रोटीन की बात हमने करी थी, इनिशिएशन में ही ये काम करता है, जिसका काम क्या है, डीएनए बी की बाइंडिंग को ओरिजिन पर इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, फिर हमारे पास HU एंजाइम है जिसको हम लोग हिस्टोन लाइक प्रोटीन भी कहते हैं। ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, इनिशिएशन को स्टिमुलेट करता है। प्राइमेज, जिसमें हमने डीएनए जी प्रोटीन की बात करी थी, जो सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को ताकि डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को एक टेम्पलेट चाहिए होता है, एक प्राइमर चाहिए होता है। अगर उसको प्राइमर नहीं मिला तो फर्दर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं कर सकता और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारा प्राइमेज एंजाइम काम करता है, डीएनए जी प्रोटीन जो है हमारा वो काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी भी आप डीएनए रेप्लिकेशन में देखोगे, क्योंकि वो डीएनए ए की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है। तो ये नहीं सोचना कि डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही काम कर रहा है, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज भी काम कर रहा होता है। डीएनए गायरेज, जो हमने कहा डीएनए टोपोआइसोमेरेज सेकेंड और फोर्थ, जो हमने टर्मिनेशन वाले स्टेप में देखा, इनका फंक्शन होता है टॉरिशनल स्ट्रेन को रिलीव करना ताकि डीएनए का अनबाइंडिंग जनरेट हो सके। ठीक है, डैम मिथाइलेस होता है, डीएम मिथाइलेस, इसका काम है मिथाइलेशन करना, मिथाइलेट एक्चुअली सीक्वेंस को, ओराइसी पर जो हमारी सीक्वेंस होती है उसको मिथाइलेट करने का इसका मेजर फंक्शन होता है। आई एम श्योर इससे आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट में जिन स्पेसिफिक एंजाइम को हमने अभी डिस्कस किया, यूकैरियोटिक सेल में उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। फंक्शन उनका ऑल्दो सेम ही रहता है, बस हम उनको नॉमेनक्लेट कुछ अलग तरीके से करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एंजाइम है और ये एक यूकैरियोटिक सेल का एंजाइम है। जैसे हमने कहा डीएनए ए, जिसको यूकैरियोटिक सेल में जाना जाता है ORC प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, काम वही है दोनों का कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करना उनकी रिस्पेक्टिव सेल में। जैसे डीएनए ए का काम है प्रोकैरियोटिक सेल में रिकॉग्निशन का काम, और यूकैरियोटिक प्रोटीन का काम है यूकैरियोटिक सेल में, राइट। गायरेज, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए गायरेज के नाम से जानते हैं, उसी को यूकैरियोटिक सेल में टोपोआइसोमेरेज के नाम से जाना जाता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड पर काम कर रहा है तो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, डबल स्ट्रैंड पर काम कर रहा है तो टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। ठीक है, फंक्शन अगेन इसका सेम रहेगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिलीव कराना रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर। ठीक है, डीएनए बी जिसकी हमने बात करी थी हेलिकेज एंजाइम, उसी एंजाइम को यूकैरियोटिक सेल में एमसीएम के नाम से जाना जाता है। देखो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSIR जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन डेफिनेटली दिस टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू।
बिकॉज इसमें जो नाम है ना, सिंपल उन नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए बी को हम लोग यूकैरियोटिक सेल में किस नाम से जानते हैं। तो जो भी मेजर एंजाइम है वो इस टेबल में आपको डिनोट किए गए हैं। मेक श्योर कि आप इस टेबल को अच्छे से रीड आउट करें ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, डीएनए सी की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में उनका स्पेसिफिक नेम होता है CDC6 एंड CDT1। मेन इनका काम क्या है, हेलिकेज को लोड करना डीएनए के स्टैंड के ऊपर। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन जो हमारा एसएसबी प्रोटीन था उसका फंक्शन हमने डिस्कस किया था, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन था ये। इसको यूकैरियोटिक सेल में आरपीए के नाम से डिनोट किया जाता है। इसका काम वही है, मेजरली इसका काम वही है कि ये चीज भी ये इंश्योर करता है कि वापस से आपका रीएनिलिंग ना हो, है ना। फंक्शन वही है, बस हमने इनको अलग अलग तरीके से डिनोट कर दिया है। गामा कॉम्प्लेक्स को RFC के नाम से जाना जाता है और इसका फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या है, सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम दैट लोड द क्लैंप ऑनटू द डीएनए। मैंने लास्ट लेसन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिस्कस की है और डीएनए पॉलीमरेज के साथ हमने उसके डिफरेंट टाइप को भी डिस्कस किया। तो वहां पर आप देखोगे कि गामा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास और इस गामा कॉम्प्लेक्स का काम होता है क्लैंप लोडिंग का। ठीक है, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देखें ताकि डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर आपके एंजाइम्स क्लियर है, उनका फंक्शन क्लियर है, तो प्रोसेस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। एप्लीकेशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस, बस उसके एंजाइम्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। पॉलीमरेज 3 कोर, यहाँ पर जो पॉलीमरेज होता है जो यूकैरियोट्स में यूज होता है, यहाँ पर मेनली जो रेप्लिकेटिव एंजाइम की तरह काम कर रहा है वो है हमारा डेल्टा और एप्सिलॉन यूनिट। क्योंकि हमारे जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ही 10 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और स्पेसिफिकली पॉलीमरेज 3 ही है जो रेप्लिकेटिव एंजाइम की तरह काम करता है। वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेटिव एंजाइम की तरह काम कर रहा है दैट इज पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन, राइट। बीटा क्लैंप को यूकैरियोटिक सेल में जाना जाता है PCNA के नाम से। एक रिंग शेप सब यूनिट होती है डीएनए पॉलीमरेज की जिनका काम है क्लैंप रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज टू डीएनए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ ये काम करता है। अगर हम एक इकोलाई सेल की बात करते हैं तो, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो पॉलीमरेज डेल और एप्सिलॉन के साथ काम करता है। ठीक है, प्राइमेज को सेम प्राइमेज के नाम से ही जाना जाता है। आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करते हैं। डीएनए लाइगेज को भी अगेन उसी नाम से जाना जाता है, डीएनए लाइगेज। एंड पॉलीमरेज 1 का यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम है FEN1। इस पॉलीमरेज 1 की फंक्शनिंग अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है देन डेफिनेटली आपके लिए क्लियर है। अदरवाइज इसका काम होता है आरएनए प्राइमर को रिमूव करना। जो आरएनए प्राइमर बिल्कुल इनिशिएशन के अंदर प्राइमेज ने इनिशिएट किया था, सिंथेसाइज किया था ताकि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी इनिशिएट हो सके, उस आरएनए प्राइमर को हटाना, रिमूव करना किसका काम है, पॉलीमरेज 1 का। और उसको रिप्लेस करके वहां पे एक डीएनए स्टैंड को ही जोड़ना, एक स्मॉल स्टैंड को जोड़ के उसको डीएनए लाइगेट कराना, उसका लाइगेशन कराना किसका काम है, पॉलीमरेज 1 का। और उसी पॉलीमरेज 1 को यूकैरियोटिक सेल में जाना जाता है FEN1 के नाम से। सो आई एम श्योर गाइज इससे आपके डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्पेसिफिक एंजाइम है और यूकैरियोटिक सेल में हम उन्हें कैसे डिनोट करते हैं वो आपके लिए क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टडी करते हैं डेफिनेटली आपके लिए क्लियर कट होगा और डीएनए रेप्लिकेशन से जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम में देन डेफिनेटली आप उन्हें टैकल कर पाओगे। So thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and share my channel and subscribe my channel.